गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो अगर मैं बात करूं तो अपन ने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जैसे चैप्टर नंबर 8, उसका नाम था बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसमें अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो लास्ट टॉपिक जनरली अपन ने पढ़ा था बेटा काइंड्स, इंपॉर्टेंस और स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है बेटा एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं रीड करूं आपके लिए तो एनर्जी का सिंपल सा मतलब है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एनर्जी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है बेटा? एनर्जी। एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। और क्या कहा गया है बेटा इसको लाइफलाइन कहा गया है किसका? प्रोडक्शन एक्टिविटी का, अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कोई भी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट करनी है तो इसके लिए एनर्जी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बेटा सोर्सेज की बात करें ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो दो तरह के सोर्स होते हैं बेटा। एक तो होता है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, एक होता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो अपन स्टार्ट करेंगे आज एनर्जी के सोर्सेज से। तो पहला सोर्स क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कमर्शियल सोर्स, देखो कमर्शियल का मतलब ही क्या होता है? खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, सेल परचेज, सेल परचेज। तो ये चीज कहलाती है कमर्शियल। तो मतलब अगर मैं इसको बोलूं ना, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, इट वाज फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इट वाज फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि आप किसी से खरीद लो, किसी को बेच दो, किसी से खरीद लो, किसी को बेच दो। लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के। हम लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। लाइक पेट्रोल पंप वाले यही तो कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी को परचेज करते हैं और आगे सेल करते हैं। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी which was formed in term of price. What do you mean by commercial source of energy beta? It is a type of energy which was formed in terms of price and generally it is used for commercial purpose. और जनरली हम किस लिए काम में लेते हैं बेटा इसको? कमर्शियल पर्पस के। खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया। दैट इज इट इज जनरली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। तो मैंने दो चीजें बताई आपको। किसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की। सर आपने क्या बताया? पहले बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड जनरली इट वाज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। और तीसरा बोला गया बेटा इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा ये? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब पता है आपको? सर इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक बार खत्म हो गया ना फिर दोबारा नहीं आएगा। पता है फिर तभी तो ऐसा बोलते हैं कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि सर जो रिसोर्स का बेनिफिट हम लोगों को आज मिल रहा है, हम यही चाहेंगे कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इन चीजों का बेनिफिट मिले। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आज का विकास, लेकिन विकास इस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन अफेक्ट ना हो। तो अपन बात करते हैं बेटा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो देखो इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस। दूसरा बोला द गुड्स आर लार्जली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इन द फैक्ट्रीज। जनरली कहां यूज होते हैं बेटा? कमर्शियल पर्पस इन द फैक्ट्रीज। और तीसरा बोला इट इज नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। क्या बताया बच्चों मैंने? इट इज नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये सब एग्जाम्पल है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के। क्या क्या बेटा? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज नेचुरल गैस। नेक्स्ट इट हैज अ मार्केट ऑफ सेल एंड परचेज। सिंपल बताया बेटा कमर्शियल का मतलब ही क्या होता है? खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। तो आई होप आपको कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आया होगा। अगर आपको कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आया है तो नॉन कमर्शियल आपको अपने आप आ जाएगा। तो शुरू से रिकॉल कर लो कमर्शियल में क्या क्या बोला सर? फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस,
यूज फॉर द कमर्शियल, यूज फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल इन द फैक्ट्रीज, it is non-renewable in nature, example coal, petroleum, electricity, natural gas etc. and it is a market of sale and purchase. अब हम बात करते हैं बच्चों नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर रिसीविंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, मतलब वो हमें नेचर से मिला है, लाइक वुड, काउ डंग, ये सब क्या होता है बेटा, वी फाउंड इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, दैट इज नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम उसकी बात करें, दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फाउंड एज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, विच आर फाउंड एज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, मतलब ये हमें नेचर से मिला है एज अ गिफ्ट। नेक्स्ट बोला, इट इज जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, और जनरली किस लिए काम में आता है बेटा, फॉर डोमेस्टिक और फॉर कंजम्पशन पर्पज, इनको हम बेचते नहीं है, वी फाउंड इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। तो हम जनरली इसको एज अ, जैसे आप चूल्हे में लकड़ियों से आग लगाते हो, तो फायरवुड क्या है बेटा, एक नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है विच वी आर फाउंड एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, जो जनरली इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन पर्पस। और ये कैसा होता है बेटा, रिन्यूएबल इन नेचर, मतलब काटा खत्म हुआ दोबारा आ गया, रीजनरेट होता रहता है, दैट इज इट इज रिन्यूएबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग, एनिमल वेस्ट, फायरवुड एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो देखो अपन ने दो पढ़े बेटा, कौन कौन से सर, कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल। तो हम पहले बात करते हैं कमर्शियल की, पांचों पॉइंट आए सर, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कमर्शियल पर्पस, नॉन रिन्यूएबल, कोल पेट्रोलियम एग्जाम्पल, इसका एज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, यूज फॉर डोमेस्टिक एंड कंजम्पशन पर्पस, रिन्यूएबल इन नेचर, काउ डंग, एनिमल वेस्ट, फायरवुड एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल थे बेटा, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, किसकी बात करेंगे बेटा, बी की, दैट इज कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल। तो हम बात करेंगे बच्चों किसकी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो जैसे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल था, वो पॉइंट ए था। अब बात करते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की, पढ़ते हैं। देखो, द एनर्जी विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम बहुत टाइम से यूज करते हुए चले आ रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से, विच हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉलेज एंड यूज। In other words, it refers the source of energy which we are using since long period of time. ऐसा source of energy which we are using from long period of time, मतलब जो हम बहुत टाइम से यूज करते हुए चले आ रहे हैं, वो कौन सा कहलाता है बेटा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय से, बहुत पहले से हम यूज करते हुए चले आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज लिमिटेड इन नेचर। अब सर इतने टाइम से यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बचा होगा भर भर के या बहुत कम, तो बचा है बेटा, इट इज लिमिटेड इन नेचर एंड दे आर नॉन रिन्यूएबल। लिमिटेड क्यों बोला सर, क्योंकि सर ये कैसे है, नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से रीजनरेट नहीं होंगे। एंड दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरली पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, और ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो एनवायरमेंट को क्या करता है बेटा, पॉल्यूट भी करता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। एंड दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर मोर एक्सपेंसिव इन नेचर, और सर ये बहुत महंगे भी होते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये बहुत कम बचे हैं, अब ऐसा नहीं है कि भर भर के बचे हैं, दीज आर लिमिटेड इन नेचर। तो देखो अपन बात करते हैं शुरू से कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी की। ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम बहुत लंबे समय से यूज करते हुए चले आ रहे हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज कमर्शियल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड दे आर लिमिटेड इन नेचर। और ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, दे आर लिमिटेड इन नेचर। और कैसे है बेटा, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार खत्म हो गए तो दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे। जनरली इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, लाइक पेट्रोलियम तुम्हें पता है, उससे क्या होता है सर, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द रिसेंट पास्ट, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने रिसर्च करके रिसेंटली डेवलप करा है। सर ऐसा कौन सा आ गया? लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है बेटा जो हम लोगों ने रिसेंट पास्ट में डेवलप किया है? तो मैंने बात करी क्या? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द रिसेंट पास्ट। इन अदर वर्ड्स, it refers to the source of energy which has been discovered just because of modern technology। कि सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर किया है जो हम अभी बहुत 10-12 साल से यूज करना हमने स्टार्ट किया है। और ये बेटा लिमिटेड है अनलिमिटेड है? सर दे आर अनलिमिटेड इन नेचर। रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? सर दे आर रिन्यूएबल इन नेचर, क्योंकि सर हम दोबारा से डेवलप कर सकते हैं। वी नो द प्रोसीजर, वी आर हैविंग द आइडिया हाउ टू डेवलप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इट जनरली डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो हमने ये ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। और बेटा ये मोर एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है? जैसे इससे कंपेयर करें तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो अगर आपको बच्चों कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया ना तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कर लेते हैं। सर ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी since which we are using from long period of time, वो कहलाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर लिमिटेड, और ऐसा जो हमने रिसेंट पास्ट में डेवलप किया है वो नॉन कन्वेंशनल। तो ये लिमिटेड है तो ये अनलिमिटेड है, ये नॉन रिन्यूएबल है तो ये रिन्यूएबल है। जनरली एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है या पॉल्यूट नहीं करता। ये मोर एक्सपेंसिव और ये लेस एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो अपन ने दोनों पढ़े बच्चों, कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अपन एक टॉपिक किया बेटा एनर्जी, उसके अंदर अपन पढ़ा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दो थे, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। आई होप आपको ये चारों समझ में आए होंगे, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो ये अपन ने एक टॉपिक कवर किया, कौन सा बच्चों? एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं बच्चों। वो आता है बेटा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हम बात करेंगे। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या? इलेक्ट्रिक। सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है इलेक्ट्रिक, वो गलती से निकल गया। तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच डायरेक्टली सिग्निफाइज द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इलेक्ट्रिसिटी। कि सर इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज इट डायरेक्टली सिग्निफाइज द इकोनॉमिक और कंट्री। क्योंकि बिकॉज सर अगर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, तो हम समझ सकते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कितनी खराब होगी। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें कि 2010 तक सर ओनली 62% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैविंग द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कैसा था बेटा अपना स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम? वेरी पुअर। With the increase in the prospectus of the development of the economy, the demand of electricity also increasing day by day. जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इकोनॉमी बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। एंड द रेट ऑफ डिमांड ऑफ पावर इज फार अहेड देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली सिग्निफाई करता है किसको बेटा? हमारी
कंट्री को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे डेवलपमेंट को। तो हम बात करेंगे, क्वेश्चन आता है इसमें बेटा, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, कौन कौन से सोर्स है। तो 3 तरह के सोर्स है बेटा, थर्मल पावर, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर अपन उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। वैसे तो पीडीएफ आपके पास होगी, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं। थर्मल पावर, हाइड्रो एंड विंड पावर, और लास्ट आता है बेटा अपना कौन सा, न्यूक्लियर पावर। तो ये 3 सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। कौन कौन से बच्चों, सर थर्मल पावर, हाइड्रो एंड विंड पावर एंड न्यूक्लियर पावर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, थर्मल पावर की। द पावर विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, वो इलेक्ट्रिक पावर कौन सी कहलाती है बेटा, थर्मल पावर। एंड अराउंड 70% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, वो किसका एग्जांपल है बेटा, थर्मल पावर का। द पावर विच इज जनरेटेड थ्रू कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अराउंड 70% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर। तो देखो पहला अपन ने पढ़ा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब अगर 100 घरों में लाइट जा रही है ना, तो 70 घरों में किसकी हेल्प से जा रही है, थर्मल पावर की। मतलब हम हमारे टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का 70% किससे जनरेट करते हैं बेटा, थर्मल पावर से। नेक्स्ट आता है बच्चों हाइड्रो एंड विंड पावर। तो द पावर विच इज जनरेटेड थ्रू विंड मिल, द पावर विच इज जनरेटेड थ्रू विंड मिल और फ्रॉम द वाटर और वाटर्स ऑफ डैम, तो कौन सा कहलाता है बेटा, हाइड्रो और विंड पावर। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल या फिर फ्रॉम द फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफ डैम और रिवर, वो कहलाती है अपनी हाइड्रो और विंड पावर। और पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 28% हम किससे जनरेट करते हैं बच्चों, हाइड्रो और विंड पावर से। और द पावर विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो कौन सी कहलाती है बेटा, न्यूक्लियर पावर। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 2% हम कैसे जनरेट करते हैं बेटा, न्यूक्लियर पावर से। इसका एग्जांपल ले लो यूरेनियम, सच एज यूरेनियम। तो देखो अपन ने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3 तरह के थे बेटा, कौन कौन से, थर्मल पावर, हाइड्रो एंड विंड पावर एंड न्यूक्लियर पावर। तो हम बात करते हैं पहले किसकी बेटा, थर्मल पावर की। वो पावर जो हम जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 70% हम कहां से जनरेट करते हैं बेटा, थर्मल पावर से। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा हाइड्रो एंड विंड पावर। कौन सा पढ़ा बच्चों, हाइड्रो एंड विंड पावर, वो जो हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल और फ्रॉम द फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफ डैम्स एंड रिवर्स। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 28% हम कैसे जनरेट करते हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो एंड विंड पावर। और वो पार्ट जो हम किससे कर रहे हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 2% हम कहां से जनरेट कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियर पावर से। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा बेटा पावर और इलेक्ट्रिसिटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, कि सर कौन कौन सी चैलेंजेस हमारे पावर सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, देखो मैंने आपको बताया अभी कि सर इलेक्ट्रिसिटी मेजरली किससे आ रही है, थर्मल पावर से, लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो क्या ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारी कंट्री में भर भर के है क्या, नहीं सर। पहला चैलेंज ही ये है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबल है, उसकी क्या पड़ जाती है बेटा, कमी। तो बात पढ़ते हैं चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। पहला बेटा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, थर्मल पावर प्लांट which is the main source of Indian power station is facing the shortage of coal supply and other raw material due to which power sector is inefficient.
मतलब थर्मल पावर प्लांट क्या फेस कर रहा है बेटा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बहुत कम है, जिसके कारण हमारा जो रेट ऑफ जनरेशन है वो कैसा है बेटा, इनएफिशिएंट। जो हमारा पावर सेक्टर है वो कैसा है बेटा, इनएफिशिएंट। तो पहला ड्रॉबैक क्या है बच्चों, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। थर्मल पावर प्लांट which is the main source of Indian power sector is facing shortage of coal supplies and other raw material due to which power sector is inefficient. Next आता है बेटा lack of public cooperation और public unrest। देखो बिल्कुल सही बात है, पब्लिक आप लोग अपने पे लेके देखते हैं। आज अपन कहीं बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, लाइट चली गई, आधे घंटे तो लाइट नहीं आई, 1 घंटे तो लाइट नहीं है, हम लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हम 10-20 फोन लगा देंगे इलेक्ट्रिसिटी पर, अरे भैया लाइट क्यों नहीं आ रही, बिल लेते हो, जब पूरा बिजली का बिल तो आप टाइम पे लेते हो, लाइट नहीं आ रही। तो मतलब पब्लिक क्या होती है, पागल हो जाती है। उनको मतलब नहीं है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हो गया, उनको फैसिलिटी चाहिए। दैट इज लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन और पब्लिक अनरेस्ट। ये एक अनदर प्रॉब्लम है किसका बेटा, पावर जनरेशन में, ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड मैसिव पावर कट। और इसका लॉजिक भी है, क्योंकि टैक्सेस वो भर भर के ले रहे हैं हमसे और पावर कट बहुत ज्यादा करते हैं। देखना अभी जैसे दिवाली आएगी ना, रोज घंटा 2 घंटा बिजली काटना शुरू कर देंगे। उन्होंने यही बताया, ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड मैसिव पावर कट्स अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पावर सेक्टर ऑलवेज लैक द कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। तो कभी भी पब्लिक उन्हें कोऑपरेट नहीं करती। तीसरा आता है बेटा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस समझना, ये एक बिजली का पोल है, ये एक बिजली का पोल है, यहां से वायर जा रहे हैं, ठीक है। ये इतने जितने भी घर है यहाँ पे सबको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिल रही है। अब कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, फैसिलिटी नहीं ले रखी। तो ये लोग क्या करते हैं, तार वायर पे वायर डालेंगे, मतलब तार पे तार फेंका और बिजली आ जाएगी। मतलब सोच के देखो, यहां से यहां तक पोल में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही थी, बीच में बिजली की क्या कर ली गई बेटा, चोरी कर ली गई। दैट इज कॉल्ड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। जब एक पोल से दूसरे पोल पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उस दौरान बीच में ही बिजली को क्या कर लिया गया बेटा, चोरी कर लिया गया। थर्ड बढ़ते बेटा अपन, the first and the foremost problem that is faced by the electricity department is the transmission and distribution loss. The loss in electricity while flowing from one place to another, while flowing from one place to another. जब वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, उसके बीच में क्या हो गई बेटा, चोरी। एंड ऐसा होता क्या है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी और लॉस बाय थेफ्ट। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बैकवर्ड है या फिर चोर हमारे ज्यादा होशियार है तो चुरा लेते हैं। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसके सामने बेटा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सामने। तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, क्या बच्चों, कि सर चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा इसके अंदर, सर पहले मैंने आपको बताया शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट बताया बेटा लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड पब्लिक अनरेस्ट, लाइक बताया मैंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ये सारे की सारी चीजें क्या है बेटा, ये चैलेंजेस है किसके, पावर सेक्टर के। और भी पॉइंट्स हैं, मैं आज आपको 3 पॉइंट ही कवर करवाऊंगा, आप यहां तक का पार्ट पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पार्ट को और आगे लेके चलेंगे, बाकी चैलेंजेस पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की। थोड़ा ज्यादा नहीं बचा तो है, बट हाँ कि इतना है कि नेक्स्ट क्लास में नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं, बट कोशिश अपनी रहेगी खत्म करने की। चलो नेक्स्ट में तो नहीं होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में अपन इसको फिनिश कर देंगे। तो बेटा प्लीज यहाँ तक का पार्ट पढ़ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।